कि अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए, ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए, गंगा नहाइए। कोटा हो या इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, मेरे हिसाब से ये अब कोचिंग संस्थान या पढ़ाई की जगह नहीं है, ये मरघट है। आप चुनाव कर ही नहीं सकते हैं, कविता आपको चुनती है, आप नहीं चुन सकते कविता कब आपने करनी शुरू की। हमारे एक जनरल बीएससी होती है, उसमें होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों जनरल तो भाई जो रील लगाता है प्लेन भी है। नहीं, कवि का मामला गणित से फिट नहीं बैठता भाई साहब, ये बात एकदम ठीक है। कवि और गणित एक साथ नहीं बैठ सकते। कवि भावुक व्यक्ति है और भावनाओं का कोई मापक नहीं होता। यूपीएससी ये अपने ये नहीं बताना था इसमें, लेकिन खैर ठीक है, बता ही दिया है। वो एक मुनव्वर अनवर साहब का शेर है ना कि तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, ये 2 कमरों का घर और सशक्ति जिंदगी, इससे बड़ा तो नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और यहाँ पर कोई भी अधिकारी बनने नहीं आ रहा है। मैं अभी 12th फेल, उसमें वो अपने पिताजी को फोन करता है तो भागते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा वो है, तो वो एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह क्रिएट हुई है जहाँ पर लोग समझते हैं कि वो प्रबुद्ध बनने आ रहे हैं। समाज यूपीएससी की तैयारी से थोड़ी आगे बढ़ रहा है। कितना बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो यही 50 लाख संभाल रहे हैं क्या देश? प्रबुद्ध आप घर पे बनिए ना, आप बड़ों के साथ बैठिए और प्रबुद्ध बनाएंगे। बड़ों के साथ बैठिए और उनकी जो आज के समय के बारे में विपरीत धारणाएं उनको काटिए, और जो पुराने समय की अच्छी धारणाएं उनको स्वीकार कीजिए। क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है? क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है? आ पटरियों के पास आ, थोड़ा सा पास और ये शेर जो जिनका ब्रेकअप हो गया है, मैं उनके लिए हमेशा पढ़ता हूँ। ये तो पढ़ी दो भाई साहब, तभी उनकी मुक्ति हो गई। कि आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, जब इतनी पी चुके हैं तो 1-2 गिलास और। नमस्कार, मैं धर्मवीर धर्म, और आज इंग्लिश कैंपस के चैनल पर हम लोग आज बतकही नाम से एक पॉडकास्ट इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। ये बात निश्चित है कि इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से वो आप सब तक पहुंचे होंगे। आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। बाराबंकी उनका घर है और आजकल दिल्ली में निवास है। इसके बीच की जितनी यात्रा रही है, वो काव्य की यात्रा हो या जीवन की यात्रा हो, उन दोनों यात्राओं को हम बारीकी से समझेंगे। आज के हमारे मेहमान अवसार गीता शुक्ल जी से एक तो बहुत बहुत स्वागत है। अवसार गीता शुक्ल जी आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और प्रश्न से शुरू करते हैं। आप क्या प्रश्न? कुछ नहीं, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि बाराबंकी ज्यादा अच्छा लगता है दिल्ली? मन कहाँ लगता है? बड़ा मुश्किल चुनाव है ये, कठिन चुनाव इसलिए भी है क्योंकि बचपन बीता है बाराबंकी में, स्कूल के मित्र बाराबंकी के हैं, लेकिन परिपक्वता जो है वो दिल्ली में रहकर आई। बीच का समय लखनऊ में भी बीता, तो ये कहना कठिन है कहाँ ज़्यादा मन लगता है। जहाँ जाते हैं वहीं के रह जाते हैं, फिर वहाँ से अगली जगह आने में मुश्किल होती है या वहाँ आने का मन नहीं करता है। तो ये चुनाव बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जहाँ पर काम है, फिलहाल कार्यक्षेत्र दिल्ली है, तो दिल्ली में रहना मजबूरी भी है और उसको पसंद करना भी मजबूरी है। ठीक बात है। तो दिल्ली फिर भी अभी चूंकि कार्य जहाँ कर रहे हैं तो अपने कर्म क्षेत्र को ही मन लगाना चाहिए, नहीं लगे तो। बड़ी अच्छी बात कही अवसार भैया आपने। और मैं एक कविता के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपकी काव्य यात्रा कैसी कैसी रही? सबकी अपनी अपनी काव्य यात्राएं होती हैं। कितने वर्षों से आप काव्य मंचों पे और कितने वर्षों से कविता लिख रहे हैं? कविता का बीज कब से उपजा, कब से लगा कि हाँ कवि हो गए या कविता लिख ली है, कुछ लिखा है? जो अभी मैंने बात कही, और मैं उसी बात पर पुनः आऊँगा कि ये बात आप चुनाव कर ही नहीं सकते हैं, कविता आपको चुनती है। आप नहीं चुन सकते कविता कब आपने करनी शुरू की, पता ही नहीं चला कब कविता करनी शुरू की। ऐसे ही बचपन में, मतलब बचपन क्या, 11th 12th के समय डायरी लिखा करते थे, दिनचर्या लिखा करते थे कि ये आज हो गया, इस दोस्त से लड़ाई हो गई, इस चीज़ से अवसाद में है, इस चीज़ से परेशान हैं, ये चीज़ अपनी तरफ खींच रही है। वो डायरी धीरे धीरे निकल कर एक जब जगह तक पहुंची, जब लखनऊ में दोस्तों से मिले, तो उनका मजाक बनाने के लिए कविताएं लिखा करते थे या राइम किया करते, तुकबंदी किया करते थे। तो वहाँ एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि जब इतना लिख पा रहे हो तो कुछ अच्छा लिखो। तो उससे अच्छे की तरफ लिखने का प्रयास बढ़ा और वहाँ से काव्य यात्रा शायद शुरू हुई। कितने वर्ष हो गए जब से? कौन सा साल रहा होगा जब कविता लिखी होगी, ऐसा लगता है? 2012 में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है। 2016-17 के आसपास कविता को जो ढंग से रूप दिया जाता है, उस रूप में कविताएं आना शुरू हुई। 18-19 के पास मंचों पे जाना शुरू किया। जो दिल्ली में ओपन माइक्स होते थे, हमारे खूब सारे दोस्त वहाँ बनना शुरू हुए, तो उनके साथ और सिलसिला आगे बढ़ा, धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। 19 में अमर उजाला में पढ़ा और वो कविता वायरल हो गई। उस समय वायरल कविता थी।
तो उससे हौसला बढ़ा कि अभी कर सकते हैं या इसमें कुछ है। कभी ऐसी रुचि नहीं रही कि मंचों पर जाया जाएगा, लेकिन जब आपको आकर्षण मिलता है, जब आपको लोग मिलते हैं, तो आपका थोड़ा उस तरफ मन बढ़ता है कि इस पर काम किया जाना चाहिए। तो इस तरफ से बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक बड़ा मंच हुआ करता है तूरेनाद, वहाँ से कॉल आ गया कि आप आ जाइए, तो और मन बढ़ा। फिर उसके बाद कोविड का संघर्ष, और वो फिर हमारे सबके सामने है। और उसके बाद अभी पिछले वर्ष या 2022 से फिर से प्रारंभ हुआ मंचों की तरफ जाना, और उसमें बहुत लोगों की भूमिका रही वहाँ तक। उसके बाद का मैं बताता हूँ, 2022 के बाद से जो इंस्टाग्राम पे रील्स आप सब तक पहुँच रही हैं, चाहे राम का छंद हो, चाहे अविसार गीता शुक्ल जी की गज़लें हो, वो समय समय पे मिलियंस पार करती रहीं। एक आजकल जिसको मानक कहा जाता है कि भाई उनकी गज़लें मिलियंस पहुंच गई, उनके छंद मिलियंस पहुंच गए, तो वो सब भैया ने अविसार गीता शुक्ल जी को 2022 के बाद, मैं ठीक कह रहा हूँ, हाँ, 22-23 के बाद लगातार, और उसके बाद ही मंचों पर सक्रियता, चूंकि देश भर में देखा जाने लगा, उनको सुना जाने लगा, तो उसके बाद मंचों पर लगातार सक्रियता बढ़ी। पहला वीडियो रील कौन सा था जो वायरल हुआ, और वो सुना भी था थोड़ा सा, वो पब्लिक तक पहुंच जाएगा, अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को भी, जो भी छंद हो गजल। पहले तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था जब हम शैलेश अरोड़ा जी के कार्यक्रम में वाह भाई वाह में पहुंचे थे। वहाँ से आने के बाद एक कविता वायरल हुई थी, राम पर कविता थी, पिता का पत्र बड़ा वायरल हुआ। पर वहाँ के बाद जो सबसे एकदम जो होता है ना कि जो आज के टाइम पे बूम कहते हैं या वीडियो फट गया कहते हैं, एक बड़ा टर्म चलता है कि इनका वीडियो तो फट गया। हाँ। वो था एक बनारस का वीडियो था, उसमें एक गज़ल था, उसमें 2 शेर थे जिसमें पब्लिक ने भी बहुत साथ दिया था। वो था कि अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अद्भुत है, अपने करीब आइए। पहुंचा, मैंने कई बार देख रखी है ये वाली रील। हाँ, ये क्या है, ये पूरा सुनाइए। ये था कि अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए, ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए, गंगा नहाइए। जिंदाबाद है ये साहब, और ये बहुत वायरल हुई। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ, और फिर उसके बाद वो रामचंद के साथ बढ़ते बढ़ते, और आज रामचंद कितना, मेरे ध्यान में 1 करोड़ तक पहुंच गया था शायद। हाँ, रामचंद 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा, और विभिन्न विभिन्न माध्यमों से तो बहुत आगे तक पहुंचा, और राम की कृपा है कि वो वहाँ तक पहुंचा, उन्हीं का है। तो उस छंद से हिंदी के जो बड़े मंच थे, जो बड़े कवि थे, उन तक हम पहुँचे। उन्होंने बुलाना तो शुरू नहीं किया, लेकिन रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, पहचान बननी शुरू हो गई कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो छंद लिख रहा है। ठीक बात है। ये आपने जब जिक्र किया कि बाराबंकी, मैंने जब बात शुरू की तो बाराबंकी से सीधे आपको दिल्ली ला दिया। जब आपने जब उत्तर दिया तो आपने बीच में लखनऊ का जिक्र किया। लखनऊ का मामला क्या है? लखनऊ कितने वर्ष रहे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी की कुछ यादें, कैसा माहौल है वहाँ का, क्या रहा लखनऊ का अनुभव? लखनऊ में मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन समय लखनऊ में बीता, जब आप घर की बेड़ियों से बाहर निकले, आज़ादी का पहली बार आपने स्वाद चखा कि कैसी होती है, और कॉलेज लाइफ थी, तो आपको पहली आपको पता चला कि अच्छा घूम भी सकते हैं, कॉलेज में क्लास नहीं जाना भी एक चार में, ये भी पता चला। तो बहुत अच्छा समय बीता लखनऊ का, और चूंकि कॉलेज ही वहीं पूरा रहा। 1 वर्ष मैंने तैयारी करी, जिस तैयारी में सब लोग फूंकते हैं, पहली तैयारी जिसमें सब लोग फूंकते हैं वो है IIT की, तो उसमें भी फूंके। तो वो तैयारी करी, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वहाँ नहीं हुआ। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक किया, और वो बड़ा बढ़िया समय रहा। क्या पढ़ रहे थे लखनऊ? BSc करी, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस किस विषय में, किस विषय के अध्ययन कर रहे थे? अविसार गीता शुक्ल जो आजकल हिंदी के लिए जाने जाते हैं, कविता के लिए जाने जाते हैं, आखिर ग्रेजुएशन में BSc पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में कौन सा विषय पढ़ रहे थे आप? तो हमारे एक जनरल BSc होती है, उसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों जनरल। तो भाई जो रील लगाता है प्लेन भी है। नहीं, प्लेन जनरल इसलिए बोला कि दिल्ली विश्वविद्यालय और बाहर में BSc ऑनर्स होता है, ऑनर्स का। तो हमारे यहाँ पर तीनों क्षेत्रीय इलाकों में जो है वो प्रोग्राम ज्यादा लोग नहीं, वहाँ पर 3 विषय में वो होती है, BSc होती है। कोई भी आप 3 विषय लेकर स्नातक करते हैं, और आपको आखिरी वर्ष में एक विषय को छोड़ना पड़ता है। तो हमने आखिरी वर्ष में गणित छोड़ दी, और फिजिक्स और कवि का मामला गणित से फिट नहीं बैठता भाई साहब, ये बात एकदम ठीक है। कवि और गणित एक साथ नहीं बैठ सकते। कवि भावुक व्यक्ति है, और भावनाओं का कोई मापक नहीं होता, और गणित में सारा गणित से ही चलता है। सब नहीं, तब तक ये पता भी नहीं था कि कवि है। अच्छा, ये तो खैर कवि हृदय तो था भाई, ईश्वर को तो मालूम ही था। आपको मालूम था या नहीं? दिल्ली कब आए? दिल्ली हम आए 2016 में। 2016, ठीक है। 2016 में दिल्ली आए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, SSC UPSC क्या तैयारी कर रहे थे? कहाँ रह रहे थे? करने आए। सबसे पहले हम रहे विजयनगर में। विजयनगर में क्या कहें, विजयनगर के पीछे एक पड़ती है गुड़ मंडी, तो वहाँ पे रहे, और वहाँ पे वो टाप के जाना पड़ता था।
वहाँ पे भैंसें खड़ी रहती थी, उनको पार करके उस तरफ हमारा पीजी हुआ करता था। हाँ। तो हम लोग वहाँ पे रहते थे, एक छोटा सा कमरा था। और जब मैं नया नया आया तो मैं आया था और मेरे मामा हमको छोड़ने के लिए आए थे। तो हम लोग चलते हुए आए और धूप बहुत थी, सुबह सुबह पहुँचे थे और गर्मी का समय होता है तो धूप सुबह से शुरू हो जाती है। 9-10 बजे की बात है, हम लोग पहुँचे तो एकदम आंखों के आगे, अब तो आप एकदम से उजाले से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो आपको दिखता नहीं है। तो कमरे में पहुंचे तो हमको लगा ये कमरा जो है दिख नहीं रहा है हमको, अभी और होगा। इतना छोटा कमरा थोड़ी होता है। हाँ। तो जब कमरे में अंदर गए तो पता चला कि वो टकराए कमरे में कि ये यहीं तक है क्या। अरे तो एक बार लगा कि ये कहाँ है। वो एक मुनव्वर राना साहब का शेर है ना कि तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और सिसकती जिंदगी, इससे बड़ा तो नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। तो जब यहाँ पर आए तो खैर नौकर कमरा तो नहीं था, हम ही थे घर में नौकर जो कहे जाते थे। तो अपना ही फिर भी जहाँ अपने गांव में इतने बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ यहाँ हमारे यहाँ आंगन होता है। जो नया नया लड़का निकलेगा दिल्ली में देखेगा इतना ही बड़ा कमरा, 10x10 का 8x10 का कमरा, तो सच में ऐसा लगता है। और हमारे यहाँ तो आंगन होता है ना, हमारे यहाँ एक बड़ा सा आंगन होता है, आंगन में एक नीम का पेड़ होता है। यहाँ पे तो आंगन छोड़ो। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, बाकी जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जो मुखर्जी नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं, वो इस सब कमरा वगैरह को भी जानते हैं कितना बड़ा होता है। वो गुड़ मंडी को भी जानते हैं कि गुड़ मंडी कहाँ है, विजयनगर वगैरह ये पूरा एरिया। विजयनगर गुड़ मंडी रहे, फिर उसके बाद 2018 में भाई आ गया, छोटा 2 साल हमसे छोटा था। और फिर उसके साथ हम यहाँ ढका विलेज में शिफ्ट हुए और फिर यहाँ बड़ा लंबा समय बीता और यहाँ मित्र बने। ढका विलेज से ऐसा ना समझा कि कोई गांव। ये दिल्ली में पुराने गांव हैं जिनका नाम में आज भी गांव लगता है, लेकिन ये गांव नहीं है, ये प्रॉपर न्यू दिल्ली के अंदर ही आते हैं। हौज खास के साथ भी विलेज लगता है, सबसे मॉडर्न। सही बात है, सबसे पॉज एरिया दिल्ली का जो है। और ढका गाँव में भी एक कमरा लेने में 12,000 रुपए का एक कमरा मिलता है, वही 10x10 का, कहने के लिए वो गाँव है। तो आप यूपीएससी तैयारी कर रहे थे, कोचिंग वगैरह की? कोचिंग मुखर्जी नगर में, कोचिंग का नाम लेना उचित नहीं होगा, पर मुखर्जी नगर में कोचिंग शुरू करी और जाते थे कोचिंग करने के लिए। बड़ा समस्याएं होती थी। समस्या जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बस अभ्यस्त नहीं थे उसके कि इतना लंबा पैदल चल के जाना और फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के फिर से जाना। और पैसे की बड़ी कमी हुआ करती थी जब हम शुरुआत में आए थे। तो एक ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर में मम्मी पुए बना के देती थी, तो हम लोग वो पुए बचा के रखते थे कि जब महीने के आखिरी में पैसे ख़त्म हो जाते थे तो उस पुए में नमक लगा के खाया करते थे कि जो है अगर इससे काम चल जाए 2-3-4 दिन तो भूखे कट ही जाते थे। तो ये वैसा है, समय कटा कोचिंग करके और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, अभी भी आपकी तैयारी निरंतर जारी है। यूपीएससी ये अपने ये नहीं बताना था इसमें, लेकिन खैर ठीक है, बता ही दिया है। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भाई साहब, ये अभी तक मायाजाल बना हुआ है। यूपीएससी को लेकर पिछले 1-2 वर्षों में जो लगातार खबरें आ रही हैं, मुखर्जी नगर में एक बार आग लगी पिछले वर्ष, उसके बाद से तमाम कोचिंगें, लाइब्रेरी मुखर्जी नगर की बंद कर दी गई। अभी जो हाल के 2-4 महीनों में जितना ये सब हुआ, जो करोलबाग ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3-4 बच्चे दुर्भाग्य से जो दिवंगत हो गए, और अभी हाल में जो 2-4 दिन पहले की घटना है, जो एक लड़का मुखर्जी नगर में उसके साथ इस तरह की घटना हुई, कुछ लोग कह रहे हैं वो मर्डर है, कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड है, जो दशहरा मैदान के पास उसका। तो मुझे ये लगता है कि ये क्या बनता जा रहा है, मुखर्जी नगर क्या बनता जा रहा है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ किस तरह की चीजें चल रही हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया, एक कवि की प्रतिक्रिया, कवि हृदय से भी, और चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि आप क्या समझते हैं इसको। कोटा हो या इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, मेरे हिसाब से ये अब कोचिंग संस्थान या पढ़ाई की जगह नहीं है, ये मरघट है। यहाँ पर जो आकर निकल गया वो साधु बन गया और परम धाम को प्राप्त हो गया, और जो यहाँ नहीं निकल पाया वो यहीं पे मिल गया इसी में, वो भी परम धाम को प्राप्त, परम धाम को दूसरा। हाँ, दुर्भाग्य से। जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक हमारे यहाँ टीचर आते थे, संजीव वर्मा सर, अब नहीं रहे वो, दुर्भाग्य है हमारा। इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो, और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ, तो वो आते थे तो वो कहते थे कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाने आया हूँ और इतनी भीड़ देख रहा हूँ। अगर मैं कभी आऊँ कोचिंग पढ़ाने जाऊँ और वहाँ पे 10-12 बच्चे बैठे हों, तब मैं समझूंगा कि भारत विकास कर रहा है। तो ये ऐसा है कि हमारे पास बचपन से हमको इतना फीड किया गया है, इतनी सारी बातें हमारे अंदर भरी गई हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। और चूंकि इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में देखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहा जा रहा है, देखने को मिलता है। शक्तियों का दुरुपयोग जिस तरह से होता है, ये लालसा उत्पन्न करते हैं लोगों के मध्य में कि हम भी शोषण करें।
और यहाँ पर कोई भी अधिकारी बनने नहीं आ रहा है। मैं ये ऐसी बात कह रहा हूँ और ये मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जो कहीं से शोषणग्रस्त थे और वो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि अब हमको हो गया। जैसे एक पिक्चर आई थी अभी 12th फेल, उसमें वो अपने पिताजी को फ़ोन करता है तो भागते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा वो है। तो वो ये चीज़ दिखाता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को बस वो लाइन पार करनी है जिसके नीचे वो शोषण उसका हो रहा था और जिसके ऊपर वो शोषण करेगा, हम वो शोषण कर सके। तो इस अंधी धूप में जब आपको पता चलता है कि अब आप उस लाइन के नीचे फिर रह गए और अब आपका फिर लौटेंगे तो आपका शोषण होगा, तो आपको लगता है कि इससे बेहतर है कि हम मृत्यु को गले लगा लें। अब तो और ज्यादा शोषण होगा जब समाज कहेगा और कलेक्टर साहब आ गए, हाँ 10 साल बाद भी यही पहुंचे। और इसमें सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि इसमें अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो इतना बड़ा बोझ लाद दे रहे हैं बच्चों पर। जो स्वयं से आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने स्वयं चुनाव किया और उनको करना चाहिए। एक देश की बहुत बड़ी परीक्षा है जो देनी चाहिए, जिसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त ये भी है कि किस पे बोझ होके आ रहा है। आप देख रहे हैं कि बच्चे लगातार जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो जानते भी नहीं। मैंने कई सारे बच्चों को देखा वो सिर्फ आए थे तैयारी करने, वो 2 साल में लौट गए, कुछ यहीं रह गए, कुछ अशुभ घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक ऐसी जगह, और फिर दूसरा ये कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह क्रिएट हुई है जहाँ पर लोग समझते हैं कि वो प्रबुद्ध बनने आ रहे हैं। प्रबुद्ध आप घर पे बनिए ना, आप बड़ों के साथ बैठिए, आपको प्रबुद्ध बनाएंगे। बड़ों के साथ बैठिए और उनकी जो आज के समय के बारे में विपरीत धारणाएं उनको काटिए और जो पुराने समय की अच्छी धारणाएं उनको स्वीकार कीजिए। इससे समाज आगे बढ़ेगा ना। समाज यूपीएससी की तैयारी से थोड़ी आगे बढ़ रहा है। कितना बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो यही 50 लाख संभाल रहे हैं क्या देश? बाकी सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब, आप लोग और जो नई तैयारी करने के लिए आए वो सब बेवकूफ़ रह गए? ऐसा तो नहीं है ना, बराबर योगदान दे रहे हैं। तो ये एक धारणा क्रिएट की गई, एक बात क्रिएट की गई कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप कमज़ोर रह जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान लेने के लिए आपको तैयारी में जूझने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए, पेपर पढ़िए, दिनचर्या पढ़िए, आप समझिए, न्यूज़ देखिए, आप बहुत सारे तरीके हैं। और ज़रूरी थोड़ी है कि देश का ज्ञान हो या देश विदेश के राजनीति का ज्ञान हो तभी आप ज्ञानी हैं। आप ज्ञान किसी भी विषय का ले सकते हैं। आप हिंदी के छात्र हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं, आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। एक जगह पर जब एक समय के बाद आप पढ़कर कोई बात खत्म करेंगे तो आप राजनीति से ही जुड़ेंगे, वो कोई भी बात हो। किसी भी प्रोफेशन के, किसी भी चीज़ के जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तो राजनीति को छुएगी ही छुएगी। तो आप अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, बढ़िए। बड़ी अच्छी बात आपने इसमें कही। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ जो कि ज़रूरी भी है। हमारी चर्चा भले यूपीएससी की तरफ जा रही है लेकिन ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कहा कि अभिभावक बोझ लाद देते विद्यार्थियों पर। एक बोझ और चल रहा है आजकल, ये सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर का ग्रुप है भाई साहब। ये जो बना हुआ है, ये लगातार जो मतलब तथाकथित कोचिंग संस्थानों के जो आका हैं, वो उनकी जो रील्स वायरल होती हैं वो सब जगह तक पहुंच जाती है और वो कह देते हैं, वो सब समझ जाएंगे मैं जब कहूंगा कि वो यूपीएससी की तैयारी ही, ये कलेक्टर ही आपको राजा बनाती है, तो वो सब समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा। तो ये जो डिस्कोर्स लगातार पहुंच रहा है पब्लिक तक कि यूपीएससी की तैयारी सबको चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो ये जो रील्स के द्वारा पहुंच रहा है, ये रील्स वाली जो भीड़ आ रही है देख देख के, ये जो यूट्यूब पे देख के तैयारी करने जो भीड़ आ रही है, ये कहाँ तक ठीक है? इसको मतलब कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। ये जो मार्केटाइजिंग की जा रही है यूपीएससी, नहीं, मैं इसको रोका जाना चाहिए। नहीं, मैं ये इसके बाद फिर ये बात बोलूंगा कि रील्स की तरफ जो जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो रील्स देख रहे हैं? पहले हम लोग, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि तुम बड़ा फ़ोन देख रहे हो। अब वही ज़्यादा देख रहे हैं, पूरा दिन बैठ के रील्स देख रहे हैं और फिर वही ये बात बोल रहे हैं कि देखो उन्होंने ये कहा है, ऐसे होना चाहिए। कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी किसी एक को नहीं प्रभावित कर रही है, वो सबको प्रभावित कर रही है। लेकिन समय का बीच का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि कुछ लोग ऐसे लोग इसमें सम्मिलित हो गए जिन्होंने इसको अपने हिसाब से, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया। उस पॉपुलैरिटी से ज़मीन पर बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है इस पर किसी का फर्क नहीं है। स्वार्थ की हर देहरी पर गूंज उठी हाय पर, एक लड़का मर गया है आंसुओं के न्याय पर। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका स्वार्थ इतना बढ़ गया है, आपकी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि मैं आपको राजा बना दूंगा। आप जिसका नाम सिविल सर्विसेज है, यानी कि जो यहाँ पर सेवक बनने के लिए आया है, जनता का सेवक बनने के लिए, आप उसको ये फीड कर रहे हो कि आप राजा बन रहे हो। वो राजा बनने के बाद कल को जाएगा तो क्या करेगा? वो राजा है। आप उसको ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आप सेवक बनने आए हैं? आप जाइए, आपको सेवा करनी है। आप सेवा भाव उसके अंदर क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे हो? आप इसलिए नहीं उत्पन्न कर रहे हो क्योंकि आपको पता है, आसान बात क्या है कि जो आप अपने गाँव में देख के आए हो, अगर मैं उसी से जुड़ता उसमें एक और चीज जोड़ दूं तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया बात सर कह रहे हैं। ठीक बात। मैं देख के आया हूँ कि मेरे यहाँ पर एक कलेक्टर साहब आते थे तो सब लोग खड़े हो जाते थे। तो जब हमको टीचर यहाँ मिलेगा और हमसे कहेगा कि मैं तुम्हें राजा बना के मानूंगा, तो हम कहोगे हाँ राजा तो होते हैं। ठीक बात है। अगर आपने उसको बताया होता कि जो वहां से आ रहा है वो सेवक बनने है, असली उसका जो पद है वो सेवक का है, उसको सेवा करनी है,
उसको सर्विस करने, वो नौकर है, नौकरशाही है, वो नौकर है। ठीक बात है। तो वो जो वैचार की वो समाज ने डेवलप करके दी, हाँ। उसी को और आगे बढ़ाया यहाँ प्राध्यापकों ने, अध्यापकों ने, जो सिविल सर्विस और फिर पॉपुलैरिटी किसी को नहीं काटती है ना, अच्छी हो या खराब हो। आप देख रहे हैं नग्न हुए जा रहे हैं लोग, ऐसे समय पर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ही गलत है? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मुझे मत देखें लोग, कल लोग कह देंगे मुझे मत देखें कि मैं, आप मुझे देखते ही क्यों? एक बहुत बड़ा, ये एक समय का बहुत बड़ा वो है कि आप मुझे क्यों देखते हैं? मैंने तो नहीं कहा देखने के लिए, लेकिन जब आप किसी सार्वजनिक पटल पर खुद को प्रस्तुत करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस पर कैसे बात करेंगे। निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि लोग मुझे ना देखें, इतना सब कुछ भी देखें। वो बच्चा है, उसको नहीं पता है उसको क्या देखना है, वो आपको देख के सीख रहा है कि आप ये फीड कर रहे हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में बड़ी रील्स वायरल होती हैं अल्कोहल को लेके कि आप पीजिए, एक उस पर रील बन रही है, हस्बैंड और वाइफ उस पर मजे कर रहे हैं कि हम भी पीते हैं, तुम भी पीते हो। क्या वो अपने बच्चे को पिलाएंगे? उस समय उनके मानक क्यों बदल जाएंगे? अभी तो आप बड़ा मजे कर रहे हैं कि इस पे पीना चाहिए, मेरी पत्नी साथ में पीती है, हम लोग बहुत लकी हैं। बच्चे को पिलाएंगे क्या आप? बचपन से पिलाइए उसको, और आप कहिए कि नहीं जब बड़ा होगा, जब समझदार होगा तो छोड़ देगा। आप ऐसा नहीं करते हैं ना, आपसे बच्चा छिप के ही पीना शुरू करता है। कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, उसका बच्चा उससे छिपके ही पीना शुरू करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने समय में तो बढ़िया करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, और अगली जनरेशन चाहते हैं जो अभी सीख रही है, जो आपको देख के सीख रही है, आप उससे चाहते हैं कि वो अपने आप समझदार हो, मुझको ना देखे, वो अपना बढ़िया परिपक्व होके निकले। मैं तो गालियां दे रहा हूं पर वो ना दे। तो ये हमारे समाज की विषमता है। जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, पहले स्वयं बने, उस तरह का समाज बने। एक तो चूंकि इतना गंभीर ये पूरा मसला हो गया, पूरी बातचीत हो गई, एक गजल आप जरूर सुना दें, जो आपकी शुरुआत की वायरल हुई गजल, कोई ऐसी एक गजल आप सुनाए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और विषय हैं जिन पे चर्चा करनी है जो महत्वपूर्ण है। जो भी गजल आपके दिल के करीब हो आप सुनाना चाहें। एक गजल है जिसमें शब्द है पैरहन। जी। पैरहन का अर्थ होता है कपड़े जो हम पहनते हैं, और लिबास जिसको हम ओढ़ते हैं, जैसे कि शॉल हो गई या कोई ऐसी चीज। ठीक। तो ऐसा है कि पहले से पैरहन मेरा इतना उदास और, है वाह, पहले से पैरहन मेरा इतना उदास और, फिर पैरहन के हुस्न पे दुख का लिबास और, है वाह। क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, आ पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास और, आ पटरियों के पास आ। दोबारा पढ़िए, क्या बढ़िया। क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, आ पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास और शेर ये कि दोनों को मत मिलाइए आंखें हो या शराब, दोनों को मत मिलाइए आंखें हो या शराब, दरिया की प्यास और है सहरा की प्यास और। वाह क्या। और ये शेर जो जिनका ब्रेकअप हो गया है, मैं उनके लिए हमेशा पढ़ता हूँ। ये तो पढ़ी दो भाई साहब, तभी उनकी मुक्ति हो गई ब्रेकअप की। आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, आगे भी काट लेंगे तेरे बिन ये जिंदगी, जब इतनी पी चुके हैं तो एक दो गिलास और। वाह। तो ये सच में मैं सुन रहा हूँ आपको सामने से, हालांकि इतनी बार सुना है तो मुझे सचमुच लग रहा है कि जरूर फैन इनके हिंदुस्तान भर में है, लोग बाग सुनते हैं रील्स स्क्रॉल करते हुए अभिसार गीता शुक्ल जी को। एक बात जो आपने बीच में छोड़ दी, वहीं पे मैं दोबारा पहुंचता हूँ। आपने कहा कि ये जो है इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि शराब पीना वो, और कुछ इसमें काफी हिस्सा शायरों का भी है, आप भी इसमें अपराधी है। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो ग्लोरीफाई हुआ, एक शायर ने कहा कि तुमने नशे को जहर कहा, तुमको क्या पता कितनों को खुदकुशी से नशा रोक रहा है। तो किसी शायर मित्र ने ऐसा कहा। तो अब ये भाई नशे को कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये जो आत्महत्या को, ये जो दुख को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कविताएं इतनी ज्यादा लिखी जाने लगी अवसाद पे, उदासी पे। कई कवि जानबूझ के कुछ ऐसा लिखते हैं, यार कुछ इसमें खुदकुशी डालना चाहिए, यार कुछ इसमें उदासी डालना चाहिए, कुछ इसमें अवसाद डालना चाहिए, इससे ये बढ़िया चलेगा। तो ये क्या अवसाद का मार्केट बन गया क्या? ये क्या दुख का मार्केटाइजेशन होने लगा? तो ये क्या बन गया? ये आप लोग क्या परोस रहे हैं? फिर कवि शायर क्या दे रहा है समाज को? तो मैंने शुरुआत में कहा कि मार्केट के हिसाब से कुछ बातें तो आप मार्केट के हिसाब से करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यही बिक रहा है तो आप ये करते ही। और मैं इसमें बिल्कुल इस बात को कोताही वो नहीं करूंगा, इसको डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यही चल रहा है। लेकिन मैं जब ये कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ में मैं ऐसे शेर भी पढ़ रहा हूँ जो आपके लिए आवश्यक हैं। मैं वो शेर भी पढ़ रहा हूँ कि दोस्त कमरे में अकेला हूँ बचाते रहना, फोन जब तक न मिले फोन जब तक न उठे फोन मिलाते रहना। मैं वो भी शेर पढ़ रहा हूँ कि तब क्या करेगा दोस्त अगर वो नहीं मिली, जो जिंदगी तू चाहता है खुदकुशी के बाद। अच्छा, ये पॉजिटिव शेर है खुदकुशी के मामले। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अवसाद से बच नहीं सकते हैं ना आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अवसाद पे बात कीजिए,
लेकिन उसके आगे की बात भी कीजिए, वहां पर रुकिए मत, उसको फैंटेसाइज मत कीजिए। बिल्कुल करिए, खूब करिए। अगर कोई व्यक्ति अवसाद में है तो आप क्या कहोगे, आप अवसाद में नहीं हो, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी ये हुआ। लेकिन मेरा कर्तव्य ये है कि मैं इसके आगे की तुमको पिक्चर दिखाऊं, इसके आगे का तुमको दृश्य दिखाऊं कि ये बड़ी पिक्चर है। अवसाद से कैसे निकला जाता है, अवसाद के बाहर क्या है, ये समय कट जाएगा, समय काटना है आपको, ये भी मेरा ही दायित्व है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं या लोग जो ऐसी बात कर रहे हैं, आप उनकी पूरी चीज़ें पढ़िए। अगर आप कोई शायर इसी को फैंटेसाइज कर रहा है तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शायर जो एक उम्र से चढ़ता हुआ शायर है, वो सारे फेज देखता है, तो हर फेज में अपने अपने हिसाब से चीज़ें लिखता है। तो मुझे लगता है कि जब किसी को आप पढ़ें तो उसको पूरा पढ़ना चाहिए। किसी भी शायर को अगर उसने कोई चीज़ लिखी है तो उसने आगे कुछ और भी लिखा होगा, उसके एक शेर पर आप अटक गए इसलिए क्योंकि आपको वही अच्छा लग रहा है या वही फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी है। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने इस विषय पे अपना मत रखा। एक दो चीज़ें और हैं जिनको हम समझेंगे। कवि सम्मेलन की ओर चलते हैं। कवि सम्मेलन में आप पिछले 2 वर्षों से लगातार जिन कवियों ने तेजी से ग्रो किया है, उनमें अगर 2-4 नाम समकालीन में आता है तो उसमें आपका नाम आता है कि भाई अवसार गीता शुक्ल जी हैं, जो साल भर में देश भर में पहुंचे और सब जगह उनको बुलाया जाने लगा, चाहे IITs की बात हो, चाहे अन्य सरकारी संस्थानों में। इस वक्त तो राजभाषा के कई कार्यक्रम आपने किए, तो अन्य संस्थानों में भी और कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रमों में भी आप सब जगह पहुंचे कवि सम्मेलनों में पिछले 1 वर्षों में। कवि सम्मेलन में किस तरह की चीजें आप देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरह से मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस बन चुकी है, या उसमें काव्य का कुछ तत्व बाकी है? कवि सम्मेलन के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं, कितनी कविता शेष रह गई कवि सम्मेलन में? देखिए, मैं इसमें 1-2 बातें करूंगा। पहला तो ये कि मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, बच्चों के बीच में जाता हूँ। आपने बात ही किया कि IITs के बीच में गया हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और नया लिखने वाले बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। मैं किसी भी मंच पे जाता हूँ, मुझसे वहाँ बड़े लोग बैठे होते हैं और मैं उनके सामने एक मुक्तक पढ़ देता हूँ कि अंधों का सरदार बदलने वाला है, चश्मों का व्यापार बदलने वाला है, सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, कविता का बाजार बदलने वाला है। वाह, क्या बात है। तो कविता का बाजार बदल रहा है। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं इसका ये बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है कि ऐसे मनोरंजन पे ही कैसे होके रह गए। मैं इसके पीछे आपको एक कहानी बताता हूँ जी। बचपन में मम्मी अपने बचपन की कहानी सुनाती थी और हम अभी तक सुनाती हैं और हम लोग सुनते रहते हैं। तो मम्मी एक बात कहती थी कि हम लोग नौटंकी देखने जाते थे। तो नौटंकी का जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश का जो दृश्य है वो बहुत ही भद्दा है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो महिलाओं के, स्त्रियों के कपड़े में आता है, अभद्र कपड़े में, अश्लील कपड़े में, अश्लील गानों पर नृत्य करता है, अश्लील नृत्य करता है और जितना गंदा हो सकता है उतना गंदे शब्द बोलता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा किसके नौटंकी के नाम से नौटंकियाँ चलती हैं। उसमें एक पुरुष भी होता है जो अभद्र टिप्पणियाँ करता है और उस पर एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, गांव का वर्ग, बड़ा कस्बे का देखता है, तब ठाके लगाता है। तो मैं बड़ा विचलित होता था कि मम्मी देखने जाती थी। भाई हमारे तो लड़कियों का तो नहीं देखने जाना है भाई, नहीं ये नहीं करना, ये ही नहीं, ये समझें खराब नस्ल पुरुष समझें, स्त्रियों को नहीं जाना है। तो उसमें नहीं जाते, हम लोग नहीं जाते थे। तो मैं जब एक दिन ऐसा हो गया तो मैंने एक दिन मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी आप हमको मना करती हो जाने के लिए, आप बता रहे हो कि हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम जाते थे नौटंकियों में तो नौटंकी अवध का लोक नाटक हुआ करता था। नौटंकियों में कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थी। नौटंकी इसके लिए प्रसिद्ध था। ये जो वर्तमान का स्वरूप है ये नहीं था नौटंकी का। तो वैसे ही कविता के साथ भी हुआ। जिस कविता के पटल पर दिनकर जी बैठा करते थे और लोग सुनते थे, क्या जब कृष्ण लीलाएं हो रही थी तो लोग नौटंकी देखने नहीं जा रहे थे, बच्चों को भेजते थे कि जाओ देख के आओ, कुछ सीखोगे। लेकिन वो मनोरंजन की आंधी ऐसी चलती है, ऐसा बाजारीकरण होता है किसी चीज़ का कि उसमें दें ही सब कुछ हो जाता है। और वही सेम चीज़ चल रही है, सेम बातें एकदम, आप उसको कह सकते हैं कि उसी का स्वरूप मैं देख रहा हूँ, बदलता हुआ स्वरूप देख रहा हूँ। नौटंकी ही देख रहा हूँ कवि सम्मेलनों पे कि यहाँ पर अश्लील टिप्पणियाँ करी जा रही हैं, अश्लील बातें हो रही हैं। और जिस पटल पर दिनकर, महादेवी वर्मा, गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन, ये सब लोग बैठा करते थे, उसी मंच पर बैठकर ऐसी अब टिप्पणियाँ हो रही हैं और नीचे लोग ठाके लगा रहे हैं। तो अगर ये आज के समय में नहीं रुका या जो नई पीढ़ी आ रही है उसने नहीं रोका तो ये कल को नौटंकी हो जाएगा, इसमें नृत्य शुरू हो जाएंगे। और नृत्य होना कोई गलत बात नहीं है, होने लगे भाई साहब, होने लगे। कवि सम्मेलन के मैं साक्षी रहा हूँ। भले ये हो सकता है ये बात मार्केट में जाएगी तो उस चीर से लोग हैं जो कवि सम्मेलन मंचों पे नृत्य करते हैं, तो ये होना लगा है।
इसको कैसे रोक पाएगी नई पीढ़ी, आपको क्या लगता है? नई पीढ़ी रोक रही है। नई पीढ़ियों में आप देखिए ना, राजभाषा में ऐसे किसी को नहीं बुला रहे। आप देखिए ना, IITs नहीं बुला रहे, आप देखिए ना NITs नहीं बुला रहे, कॉलेजेस नहीं बुला रहे। उनको भी मज़ा आ रहा है सुनने में, लेकिन उसके साथ साथ जो आप हमेशा मंचों पर बोलते हैं हमारे साथ रहते हुए कि कविता का काम सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं है, ये मैथिली गुप्त जी का है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना तो चाहिए। बस वही है कि केवल मनोरंजन का काम नहीं, मनोरंजन के साथ साथ आपको इसीलिए होता है ना, तुकांत बातें क्यों होती हैं कि थोड़ी सी बात आपको समझ में आए, थोड़ी आप घर लेके जाओ और थोड़ा सा आप वहाँ पे मजे कर लो। हास्य कविताएं भी होती थी, काका थ्रिसी से अच्छा हास्य किसने किया? ठीक बात है। व्यंग में तो एक पूरी श्रीलाल शुक्ल जी से लेकर और कितनी एक बड़ी पूरी श्रृंखला है कि आप देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और आप भौचक्के रहते जाएंगे कि ये क्या लिख दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छे तरह से भी काम हो सकते हैं। बाजार ये दो तरफा है, ऐसा नहीं है कि जो लोग चाहते हैं वो आप दिखा रहे हैं। कभी कभी आप इतना दिखा देते हैं कि लोग वही चाहने लगते हैं। ठीक बात है। तो ये दो तरफा है, जैसे कहते नहीं कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, ऐसी बात नहीं है, ये वाइस वर्सा है। कहाँ आ रहा है आजकल हमारे जो आज कल का हमारा गांव है, कौन सा सिनेमा दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है ना, वो वही जो कस्बों का है और शहरों का है वही स्टोरी चल रही है, उसी में लड़का अवसाद में चला जा रहा है। गांव में जाओ, कोई अवसाद में नहीं जा रहा है भाई, सब आनंद में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहाँ चला गया एक गांव? भारत के लिए कहा जाता है कि वो गांवों का देश है, उसमें से गांव पे चले गए, सिनेमा से गांव बाहर हो गया। उनके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म खुले जिनको हम OTT प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया उस पर। ठीक बात है। तभी जब पंचायत जैसी वेब सीरीज आई तो वो धुआंधार चली। हाँ, मैं एक प्रश्न इसको थोड़ा सा, चूंकि फिर उत्तर लंबा भी हो जाता है, आप अच्छा 2-4 समकालीन उन कवियों का, युवा कवियों का नाम बताइए जिनको, जो सच में अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, जिनको सुना जाना चाहिए। कोई नया लड़का अगर कवि सम्मेलन देखे तो वो किनको सुने? 2-4 नाम आपको जो भी ठीक लगते हो। ऐसे नाम जो लोगों तक पहुंच ही चुके हैं, वो पहले से पहुंचे हुए। मनु वैशाली को आप जानते हैं, एक तो आप स्वयं ही हैं उसमें, और प्रदीप तिवारी हमारे मित्र हैं, वो हैं। ऐसे ही आपके भिंड के प्रतीक चौहान जी हैं, वो हैं, और अमन अक्षर भैया हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब उसमें नाम गिनाने स्वयं श्रीवास्तव जी हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें किसी एक का नाम लेकर और कहीं फंसने से अच्छा है बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं नहीं बहुत सारे हैं, और जो 3-4 नाम लिए वो है, मुझे इसमें से बाहर रख के, वरना पब्लिक कहेगी कि ये खुद मेहमान को बुला के अपनी प्रशंसा करवाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले काम किए, बीच के लोगों से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि नए लोग अच्छे आ रहे हैं। अभी एक मुरारी लड़के को मैं सुन रहा था, वो क्या प्यारे उसके गीत हैं। अभी मैं उस लड़के का नाम भूल गया, मुरारी मंडल। हाँ, अभी मैं एक लड़के को सुन रहा था, वो तुलनाथ में गया था, मैं उसका नाम भूल गया, उसने बढ़िया गीत पढ़े वहाँ पर, रीवा का है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो नए लोग बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और वो इतनी रील आपकी डालेगा, आपने बोल दिया रीवा का है, बहुत बढ़िया, तुलनाथ में गया था, तो वो काम चला लेगा इससे। ठीक है, वो काफ़ी तो अच्छा है। और बड़ी बात है, मैं इसके लिए जो हिंदी के लेखक हैं या जो हिंदी के गीत कवि हैं, उन सबको व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि कोई संस्था नहीं है गज़ल लिखने के लिए। रेखा एक बड़ी संस्था है, वो आपको बता रही है। हिंदी लिखने के लिए कोई संस्था नहीं, बच्चे खुद से सीख रहे हैं। गज़ल में जो लोग गज़ल लिख रहे हैं वो अपने पसंदीदा शायर तक पहुंच सकते हैं, हिंदी के कवि तो पहुंच भी नहीं सकते। हिंदी के बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो नहीं पहुंच सकते बड़े स्टार कवियों तक, लेकिन उसके बाद वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे गीत लिख रहे हैं, क्योंकि गीत हमारे लोक में बसा हुआ है। ठीक बात है। बच्चा वहां से जब आता है निकल कर लिखना शुरू करता है, तो पहले तो अपनी भाषा में लिखेगा, तो अपनी भाषा में अपना गीत लिखता है सबसे पहले। कोई भी वो गीत ही लिखता है, उसके बाद फिर वो और चीज़ें सीखता है, वो गज़ल सीखता है, वो छंद सीखता है, वो छंद में बहुत कुछ कहता है, वो सब अलग अलग बातें हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बात यह है कि हिंदी इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा, इतना प्रगाढ़ है कि वहाँ पर लोग खुद से स्वयं को क्रिएट कर ले रहे हैं। आप किसी के बताइए कि इसके पीछे कौन है सिखाने वाला? जितने नाम मैंने लिए, जितने नाम आपने सुने होंगे, जिसके जितने आसपास सुन रहे हैं, सबने स्वयं से सीखा है और स्वयं आगे बढ़े। ठीक है, यही प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि सब लोग स्वयं से सीख रहे हैं, स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। कवि सम्मेलन जगत अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है, जगत बन चुका है, इतना ज़्यादा मार्केट है, इतना बड़ा, आप भी लगातार उसके बाजारीकरण की बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएगा, कब हम सीखने लगेंगे, कब तक यही चलता रहेगा कि उनका भाई मुश्किल से मंच मिल पा रहे हैं, नए युवा कवि को आने नहीं दे रहे हैं, या फिर कविता लिखने के लिए, सिखाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही। जो बात आपने कही कि उर्दू वालों के लिए रेखता बन गया, हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं बन पाया, तो ये कितना समय इस प्रक्रिया में लग जाएगा इस पूरे बाजार को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आने में? समय का देखो,
साथ ये है कि समय की बात नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा, बात ये है कि असुरक्षा का भाव है। आर्ट में असुरक्षा का भाव होना नहीं चाहिए, लेकिन है, हमारे अंदर भी है कि हमें लगता है कोई हमसे बेहतर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात पता भी है कि हमसे कोई बेहतर आ जाएगा। ये हर दिन आपको पता होना चाहिए। आप कुछ भी हो जाए, आप कितना ही बढ़िया गीत लिख दें, एक दिन कोई लड़का किसी गांव के कोने से उठेगा और आपसे बेहतरीन गीत लिखकर वो आपको दिखा देगा और मंचों पे पढ़ देगा आके, और आप खड़े रह जाएंगे। ये तय है, आप कितना भी बढ़िया लिख लें, ये कोई तो होगा जो आगे आके निकल जाएगा। आप कितना भी पॉपुलर हो जाए, किसी के 10 मिलियन फॉलोअर हो जाए तो किसी के 11 हैं, किसी के उसके बाद 12 हैं, कोई ना कोई तो आपसे अच्छा हमेशा है। ये तय ही नहीं है। वो एक बात है ना कि धरती वीरों से खाली नहीं है, आप कितने भी वीर हो जाएं। ठीक बात। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि चूंकि समय का परिवर्तन इस हिसाब से हो रहा है कि अब जैसे मैंने कहा ना कि मनोरंजन बहुत हावी हो गया, तो कविताओं का स्तर मनोरंजन के नाम पर इतना कम कर दिया गया कि जो नीचे बैठा व्यक्ति था उसको लगा कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो बंदी ही तो है, कविता ही तो है, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो वो उठ के वहां पर आ गया। तो जो कवि था, जो जिसके अंदर वाकई में पीड़ा को सुनने की, पीड़ा को महसूस करने की जिसके अंदर क्षमता थी, वो कहीं पीछे रह गया, क्योंकि वो मनोरंजक नहीं है ना, वो पहले कवि है, बाद में मनोरंजक है। लेकिन जो अब कविता के मंच पे हैं वो पहले मनोरंजक हैं, और बाद में कवि हैं या नहीं है वो तो अलग चर्चा का विषय है। तो एक दूसरा कारण ये रहा जिसकी वजह से जो कवि थे, जो मौलिक कवि थे, जो लिख रहे थे, वो कहीं चले गए। और फिर वही बात है ना कि कविता जो है वो आप स्वयं से लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं पॉपुलर नहीं होता तो मैं किसी कमरे में किसी डायरी में बैठ के कविता लिख रहा होता। पॉपुलर हो गया हूं तो अब मैं थोड़ा बाजारीकरण की तरह हिसाब से भी लिख रहा हूं, थोड़ा अपने हिसाब से लिख रहा हूं, ये दोनों के बीच में बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं होता तो अपने मन की कविता घर पे लिख रहा होता। बहुत सुंदर। तो हो सकता है काव्य तत्व तो ज्यादा निखर के आता, ज्यादा निखर के आता। यही हमारा दरअसल अगला प्रश्न भी है। जब कवि पॉपुलर हो जाता है, अब मिलियंस में व्यूज चले गए, अब फॉलोअर्स भी लाखों में पहुंच गए, ऐसे समय में जो एक सामान्य व्यक्ति था, जो 4 लोगों से मिलता था, 8 लोगों से, 10 लोगों से मिलता था, अब उससे मिलने वाले 100 लोग हैं, अब उस तक रीच करने वाले हजारों लोग हैं जो रेगुलर उसको इंस्टाग्राम पे या तमाम सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं? इस बीच में काव्य तत्व घट जाता है, समय नहीं मिल पाता है, क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है? फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाजार के हिसाब से लिखना पड़ता है, फिर लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये क्या क्या होता है उसके बाद से जब आप इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रभावित हो जाता हूँ, मैंने कहा कि बाजार के हिसाब से लिखना पड़ता है, प्रभावित नहीं होता। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जब आप अपना एक व्यक्तित्व स्थापित कर लेते हैं तो आप प्रभावित नहीं होते किसी से, आप प्रभावित होते हैं किसी अच्छी बात से, किसी से नहीं। अब मैं बाजार से प्रभावित नहीं हूँ, हाँ मुझे बाजार की आवश्यकता पता है कि क्या है, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि मैं बाजार में खड़ा रहूँ, उसके अलावा मेरा अपना है। दूसरी बात, जब आपके पास आने लोग इकट्ठा होते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं, किस तरह की पीड़ाएं हैं, किसी को रोटी नहीं मिल रही है, तो आप शेयर रोटी पे लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है काव्य तत्व तो और निखरता है लोगों से मिलने से, मुझे लगता नहीं कम होता है। हाँ कम तब होता है जब आप, वही है ना कि जब आप बाजार के हो जाते हैं, तब आपका काव्य तत्व खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों से इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि उनकी पीड़ा जानने के लिए मिल रहे हैं, आप लोगों से मिल इसलिए रहे हैं कि हमारे पास 4 फैंस और बढ़ गए, भैया सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको धीरे धीरे जब आप लोगों को जानना शुरू करते हैं तो आपका काव्य तत्व तो बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता है। ठीक बात है। जब आप लगातार लोगों से जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे, तो उनका अनुभव भी आपको मिलेगा, तो वो अनुभव प्लस होगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये पूरी चर्चा बड़ी गंभीर और रोचक रही। कुछ चीजें उसमें रह गई हैं, वो है आपकी कविता। कविता कम हो पाई है साहब, तो कुछ कविताएं आप सुना दें। एक तो राम वाला छंद सुना दो, उससे मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। जो मिलियंस में गया, जो करोड़ों लोगों ने सुना, वो मुझ तक भी पहुंचा, कई बार पहुंचा। कई बार तो उस पर जाके अनइंटरेस्टेड करना पड़ा कि भाई बहुत सुन लिया। वो जरूर सुना दो, उसी से हमारी मुक्ति होगी। अभी भी मन रह जाता है रामचंद्र को सुनने का। तो रामचंद्र के पीछे की जो मैं पहले हमेशा बोलता था कि मैं जब तक मैंने तुम्हारी कविता नहीं सुनी थी तब तक मैं उसमें हनुमान जी का उदाहरण देता था, लेकिन अब मैं अंगद का देता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ के लिए उचित रहेगा। तो सेना सागर तट को पार करके पहुँच गई, शोर हो रहा है, अंगद को भेजा गया कि जाइए और हमारी तरफ से उनको हमारा शांति प्रस्ताव दीजिए, हाँ हमारा शांति प्रस्ताव दीजिए। तो अंगद वहाँ पहुँचते हैं तो परिचय पूछा जाता है कि भाई तुम इतना लेके आओ, कौन है वो? हाँ। तो पहला ये है कि सेना आ गई और वो क्या क्या कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं ना गूंज, तो पहली वो गूंज की है, और उस गूंज के बाद जब ब्राह्मण पूछता है कि कौन राम, तो दूसरी पंक्ति इस बात की है कि राम की है। और ये राम राजनीतिक राम नहीं है, ये राम हमारे और आपके गाँव के राम हैं, जो मिलते मिलते राम राम होती है। क्या बात कही। जो वो राम हैं जिनके लिए गांव में जब कुछ अनैतिक काम करना हो
तो गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे राम से नहीं होगा, वो राम उस चेतना वाले राम है। तो ऐसा है कि अंगद पहुंच गए और बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था है हमारी। वो कह रहे हैं कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। वाह है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंग धार बेधते हैं, पाप आप अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन, तत्व तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। वो एक नाम राम है। वाह। तो रावण पूछता है कौन राम, ये कौन एक नाम राम? हाँ। तो कहते हैं कि वो राम जो है चेतना के बिंदु, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। और राम कौन? विराम है अहम का जो, वाह, है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम। जय हो, जय जय। एक नाम राम है। जय हो। वाह। तो बहुत सुंदर। ये मुझे लगता है कि ये राम है। नहीं, निश्चित रूप से। और सामने से सुनने के बाद ये सच में कविता जो होती है, और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध कवि और कविता में कहते हैं कि जिस कविता को सुनकर ऐसा लगे कि वाह क्या लिखा है, वाह क्या सत्य कहा है, ऐसा प्रतीत हो जाए तो वो कविता हो गई है, उसका भले कोई मानक ना हो। तो ये एकदम सच में सुन के लगता है कि वाह क्या बात कही गई है, क्या सत्य कहा गया है। तो जो सत्य कहा गया वो सच में कविता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी कविता आपने लिखी है, जो इस छंद में आपने लिखी है। निश्चित तौर पे ये इतना आसान नहीं है छंद लिख पाना, क्योंकि काव्य के उन तत्वों को मैं समझता हूँ, जो लोग समझते हैं उन्हें पता होगा कि ये बहुत मुश्किल है इस छंद को लिख पाना। एक दो गजल और सुना दे जो पब्लिक तक आप सुनाते हैं। आपने कविता का काम कर दिया, मनोरंजन का काम भाई साहब रह गया। वो आप हमेशा पीछे रखते हैं, तो वो पीछे रखे, उसको भी आगे लेके आए। मनोरंजन जरूरी है, तो गजल और सुना दे जिससे थोड़ा पब्लिक की भी मुक्ति हो जाए, उन्हें भी अच्छा लगे। यहाँ पे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये हमसे जो बताते जाएंगे मैं पढ़ जाऊंगा। हाँ, ये फरमाइश आ गई भाई, ये तो सुनाई दो भैया। तो ये है कि दश्त किनारे इश्क पुकारें और कहें ये तुम ही हो, हर मरहम का घाव लगा लें और कहें ये तुम ही हो, जितने इश्क कहे हों सबने और सुने हों जितने भी, सबकी तस्वीर बना लें और कहें ये हाय हाय, वाह क्या प्यारा है। और सबने क्या क्या रूप गढ़े हैं अच्छा, तेरी हुस्न बयानी में, ये बहुत प्यारा है। हम दरिया से चांद निकालें और कहें ये तुम ही हो। वाह क्या बात है। दुनिया की इस फुलवारी में जो सबसे सुंदर तितली हो, उस तितली का हुस्न संवारें वाह और कहें ये तुम ही हो। दुनिया की फुलवारी में जो जिस चिड़िया ने पिंजरा तोड़ा इश्क किया आज़ाद हुई, जिस चिड़िया ने पिंजरा तोड़ा इश्क किया आज़ाद हुई, उस चिड़िया के पंख निहारें और कहें ये तुम ही। वाह क्या बात है। तो ये एक गजल थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक शेर मैं भी भाई साहब को सुना देता हूँ। जो पिछली बार जब साथ में हम लोग एक कार्यक्रम में मंच पे थे, तब भी मैंने संचालन करते हुए जब भाई साहब को बुलाया था, वो शेर पढ़ा था, मेरा पसंदीदा शेर है। ये पढ़ा करो भाई साहब, ये बड़ा बढ़िया है। ये शुरुआती दिनों का है, जब ये गजलकार नहीं हुए थे, जब ये मूल रूप से कवि थे। गजल इन पे एक आध थी, कविता बहुत अधिक थी। तो तब ये शेर था कि बच्चे को माँ की गोदी में नींद सुकून की लेते देखा, तब से नींद नहीं आई है, घर जाने की सोच रहा हूँ। तो हम लोग जो दिल्ली में अपने शहर से दूर निरंतर रह रहे हैं, कविता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों या सिविल सर्विसेज की या कोई अन्य तैयारी कर रहे हो, जो घर से दूर रह रहे हैं, वो इस शेर से रिलेट कर पाएंगे। वो इस ज़िंदगी को जीते हैं, वो उस भाव को समझते हैं कि परिवार के साथ रहना, माँ के साथ रहना कितना ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो भाई साहब का जो पिता का पत्र जो कविता थी, वो पत्र इतना ज़्यादा वायरल क्यों हुआ? चूँकि वो इतना ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर पाए। कितने लड़के लड़कियां बाहर रह रहे हैं साहब, लोग आंकड़ा पूछते हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा पिछले दिनों, बोले क्या लगता है मुखर्जी नगर में कितने लोग रहते होंगे? मैंने कहा निकाल सकते हैं आंकड़ा, लाख भर बच्चे रहते होंगे, 2 लाख रहते होंगे। कितना आंकड़ा निकालोगे भाई, कितना आंकड़ा निकालोगे बॉस? निकालो आंकड़ा। ये वो भीड़ है जो गाँव से चल के यहाँ आ गई है, जो परिवार के साथ रहना चाहती है, कुछ पाना चाहती है। पिता का पत्र जो कविता है, उसमें वो भाव है। वो कविता और सुनाता है, वो बड़ा मन है मेरा। उस कविता की आपने पृष्ठभूमि बताई दी है, यहाँ से रह रहा है, दूर आकर बच्चे रहते हैं, संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे मैं ये दोनों बातें कहता हूँ कि कई जगह पर पिता ये काम कर रहे हैं और कई जगह पर ये पिता काम करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे। और मैं कहता हूँ कि उनको ये काम करना चाहिए।
उनको हाल तो पूछ ही लेना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ, जब भाई साहब ने पिता का पत्र सुनाया कि पिताजी ने पत्र लिखा, हमारे पिता ने आज तक कोई पत्र नहीं लिखा, तो करना चाहते होंगे, उन्हें करना चाहिए होगा, किया नहीं उन्होंने, ना वो करेंगे जितना मैं उनके व्यक्तित्व को जानता हूं। मैं एक भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता थी, और मुझे जब भी मैं कविता डालता हूँ तो मुझे लोग नीचे लिखकर भेजते हैं कि उनकी याद आ गई। खैर वो घर की याद कविता है, आज पानी गिर रहा है, वो अद्भुत कविता है। और मैं जब भी बारिश होती है तो मैं वो कविता खोल के पढ़ता हूँ और खूब रोता हूँ, और इसके आप निश्चित रूप से हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैंने ये कविता लिखी तो खैर उनकी कविता तो ध्यान में नहीं थी, लेकिन अब जब लिख गई तो मुझे लगता है कि ये उनको जवाब है पिता की तरफ से। उन्होंने पिता की तरफ से अपना पत्र लिखा था या अपनी बात कही थी, मुझे लगता है ये पिता की तरफ से। हाँ, वो भवानी दादा ने वो मतलब बेटे की तरफ से लिखा परिवार के लिए। ये मेरा पिता की तरफ से है कि बच्चा अकेले रह रहा है और उसके पास एक पत्र आया है पिता का कि सुख उन्हें भी कब मिला है। अपने दोस्तों को बता रहा है कि पिता ने क्या लिखा कि सुख उन्हें भी कब मिला है, पर पिता ने यह लिखा है, देख तू चिंता न करना, इस समय धीरज से धरना, है निशा का घोर डेरा, दूर दिखता है सवेरा, भूलना तुम यह नहीं पर काल की गति है निरंतर, कुछ यहाँ रुकता नहीं है, कल कहीं था कल कहीं है, याद रखना बात मेरी, सुख का आना और देरी, यह नियम कब टूटता है, हर किसी पर बीतता है। प्राण है तू बस हमारा, आँख का ओझल सितारा, धैर्य तू क्यों खो रहा है, इस तरह क्यों रो रहा है, प्राण अपने खो पड़ूंगा, तू जो रोया रो पड़ूंगा। हारने का भय न करना, दुर्गमों की जय न करना, शैल ही तेरा पता हो पर नदी को रास्ता हो। वाह। यह न पूछो क्या कहाँ है, मैं यहाँ हूँ माँ यहाँ है। वाह। यह न पूछो क्या कहाँ मैं यहाँ हूँ माँ यहाँ है। बोझ यदि भारी लगे तो, यदि थकन हारी लगे तो, हर तपन को भूल जाना, दुख मिले तो लौट आना, दुख मिले तो लौट आना। माँ को दुखड़े मत सुनाना, मैं भी रोया था छिपाना, तू जो रोया तू ढहेगा, वो जो रोई घर ढहेगा। पीर से मन मारती है, व्रत अनेकों पालती है, जाने वो कैसे बनी है, जाने मुझ में क्या कमी है। मैं स्वयं से हार करके, मन को अपने मार करके, खींच दुनिया की छिपाकर, फिर सुकून के पास आकर, पाप अपने सींचता हूँ, मैं भी उस पे चीखता हूँ, मैं भी उस पर चीखता हूँ, मैं भी उस पे चीखता हूँ, चीख कर सोता रहा हूँ, स्वप्न में रोता रहा हूँ। अब तुम्हारा हार जाना और उसको यह बताना, मैं ये कैसे सह सकूँगा, मैं ये कैसे सह सकूँगा, कैसे उसको सच कहूँगा, उसकी दुनिया गिर पड़ेगी, माँ तुम्हारी रो पड़ेगी, माँ तुम्हारी रो पड़ेगी। उसके तप हैं आस कोई, और माँ जो है वो कभी हार नहीं मानती। माँ कभी नहीं पूछती कि तुम कहाँ पहुँचे, उसका एक ही प्रश्न होता है कि शाम का खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक बात। उसको है विश्वास कोई, उसको है विश्वास कोई, हर शिवाला पूछती है, हाल तेरा पूछती है, क्या कहूँ तू डर से हारा, या अकेलेपन ने मारा, तेरे बिन उपहास मेला, तेरे बिन जीवन अकेला, तेरे बिन सब सह रहे हैं, हम अकेले रहे हैं। तेरे बिन सब सह रहे, हम अकेले रह रहे हैं। बेटे के बिना या बेटी के बिना माँ बाप हैं जो दो होते हुए भी अकेले रहते हैं, कि हम अकेले रह रहे हैं, तू अकेला कब है पागल, एक आंचल एक बादल, राह तेरी ताकते हैं, दुख अकेले बांटते हैं, रात लंबी है ये माना, पर सवेरे को है आना। रात कितनी सच है बेटे, सूरज जितनी सच है बेटे, ये भी डूबेगी किसी दिन, प्राण फूंकेगी किसी दिन। हार सूनापन नहीं है, यह नई संभावना है, यह अकेलापन नहीं है, यह विजय प्रस्तावना है, यह अकेलापन नहीं है, यह विजय प्रस्तावना है। बहुत बहुत आभार। मुश्किल है इस कविता के बाद कुछ बोल पाना, और जितना हम लोग महसूस कर रहे हैं उस कविता को, मैं समझता हूँ सुनाने वाले को कितने अंदर तक महसूस हो रहा होगा, कितनी मुश्किल हुई होगी वो कविता सुनाने में। हम लोग सुनने में बड़ा ऐसा हो रहा है कि अंदर से कुछ बोलना मुश्किल हो पा रहा है। ये कविता बड़ा गंभीर है साहब, और ये कविता चूँकि हम भी उस भाव को जीते हैं निरंतर, तो हम सब जो उस भाव को जीते हैं वो इस कविता के बाद मूक हो जाएंगे, उनके शब्द नहीं निकलेंगे, जो अपने घर परिवार से दूर यहाँ रह रहे हैं। हो सकता है किन्हीं के पास पिता का पत्र पहुंचा हो, या हो सकता है लगभग अधिकतम साथियों के पास पिता का पत्र ना पहुंचा हो, लेकिन ये भाव हर पिता के हैं जो अपने बेटे के लिए लिखना चाहता है, कहना चाहता है। जो अंतिम जो वचन है कि हार सूनापन नहीं है, यह विजय प्रस्तावना है, यह अकेलापन नहीं है। तो वो जो पिता है वो कितना दुख में भी आपको पॉजिटिव रहना सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि बेटा हार
ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुख मिले तो लौट आना। कितनी पंक्तियां हैं जो इस कविता की बार बार लौटती हैं जहन में, कौंधती हैं जहन में, टकराती हैं जहन से, मस्तिष्क से। ऑन दिस नोट बहुत बहुत आभार अवसार गीता सुकृति, बड़ी सार्थक चर्चा आज की रही। हमने तमाम विभिन्न विषयों पे चर्चा की, कविताएं सुनी। मुझे लगता है जनता की प्रतिक्रिया आप सब तक पहुंचेगी और जनता और भी और ज्यादा आपके बारे में जान सकी, और कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ परतें खुली आपके जीवन की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।